Hi and welcome. You are about to witness India's #1 construction podcast, Buildmate Podcast. Hi and welcome to the Buildmate Podcast. आज मेरे साथ मिस्टर निर्मलेंदु प्यार गुप्ता जी हैं. He is a civil engineer. He has been practicing for last 36 years in the area of construction in concrete division of different companies and in admixtures of various companies. Currently, he is working as the quality head of North India for RMC India, which is a division of Prism Cement. Sir, thank you for coming today. It's my pleasure to have with you. Thanks. आज हम कुछ थोड़ा सा डिस्कशन को थोड़ा टेक्निकल की ओर ले जाएंगे. इनफैक्ट Yes, वी विल yes. टॉक अबाउट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ प्लास्टिक फॉर्म एंड हार्डन्ड फॉर्म ऑफ कंक्रीट. तो सर आप प्लीज. Thanks for inviting me. See, actually, what happens कि concrete को हम दो सेक्टर पे डिवाइड करते हैं. One is plastic state and the other was hardened state. And what is plastic? Plastic means concrete is green state. It has not been hardened. Okay. This is one. And as per engineering definition of plastic, when the concrete does not reach to begin initial setting time of concrete. Okay. So this is called plastic, right? So when concrete is in plastic states, so it has some properties. कुछ properties उसमें होती है. तो वो properties का कुछ requirement होती है क्लाइंट की. जैसा मैंने मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ट्रांजिट मिक्सर साइट पे पहुंचा, कोई फाउंडेशन हो रही है, कोई बीम हो रही है, कोई कुछ भी इंडिविजुअल मेंबर्स की कास्टिंग होगी, तो उसकी हर मेंबर्स की अलग अलग स्लम्प है. व्हाट इज स्लम्प? स्लम्प मीन्स द वर्केबिलिटी रेंज. यस. तो हायर द स्लम्प, हायर द वेटेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, फ्लोएबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. तो जो भी है, अगर मान लीजिए वो क्लाइंट ने पूछा कि मेरे को 150 mm स्लम्प चाहिए, तो 150 mm स्लम्प मतलब अगर 150 IS कोड में एक प्रोविजन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड, व्हाट विल बी द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ स्लम्प, you can add plus 25 mm or minus 25 mm. That means if they recommended 150, that the slump can vary 125 to 175. So if it is within this range, the concrete will be acceptable. Okay. If it is not within this range, either it is lower or it is higher, then it is not acceptable by the client. So why? Because some degree of compaction will be different. Yeah, concrete may segregate. These are the conception why they are not accepting. Yeah. So in that case, what happens कि ऐसा मतलब rejections तो ठीक है, as per code it is rejected, but code में एक provision से भी है कि how to mitigate that rejections. कि code में अगर जाएंगे IS 456, तो उसमें क्लॉज नंबर 5.7.7 पे ये लिखा है कि इफ इज योर स्लम्प इज ओवर, सपोज इट इज 200 इंस्टेड ऑफ 150, सो इट इज आउट फ्रॉम दी 175. दैट मीन्स इट इज रिजेक्टेड. सो हाउ कैन आई ब्रिंग दैट स्लम्प विद इन दिस रेंज? तो देयर इज ए एडमिक्सचर कॉल्ड VMA, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर, एंड देयर इज क्लियर कट प्रोविजन इन IS कोड कि क्लॉज नंबर 5.7.7 उसमें क्लीन कट लिखा है कि आप उसको क्लाइंट की परमिशंस लेके डाल के आप स्लम्प को डाउन करके आप उसको डाल सकते हैं. दिस इज वन ऑप्शन. ओके. सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ट्रांजिट मिक्सर को थोड़ा साइड कीजिए, साइड कर दीजिए. यू अलाउ सेकंड ट्रांजिट मिक्सर, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिट मिक्सर जब आता है तो उसमें एक FT रहता है. FT मीन्स फील्ड टेक्नीशियंस फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग. तो ही कैन सी व्हेन इट इज ओवर स्लम्प, देन डेफिनेटली ही विल गिव ए मैसेज टू द बैचर कि भाई ऐसा है, स्लम्प थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो यू कंट्रोल योर एडमिक्सचर डोसेज. तो मान लीजिए वो 0.4% एडमिक्सचर डोज यूज़ किया, तो इन दैट केस यू विल गो फॉर 0.37, 0.36, 0.35, सो दैट यू कैन कंट्रोल. तो द मोमेंट सेकेंड TM विल कम, इट विल गिव द करेक्ट स्लम्प. तो उसको हम अनलोड करेंगे क्योंकि वो इट इज़ विद इन द रेंज, और तब तक वो वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे. एज वी नो द टाइम के साथ स्लम्प ड्रॉप होती है, तो थोड़ा सा जैसे ही ड्रॉप हो जाएगा तो हम सेकंड TM को लेके आ सकते हैं. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये स्लम्प नहीं है ज्यादा कि है तो हम कंक्रीट उसको खराब है. रिजेक्ट कर दे और वो कंक्रीट मैन्युफैक्चरर उसको लेके कहीं डंप कर दे, बिकॉज इट इज अ नेशनल प्रॉपर्टीज. सीमेंट इज अ नेशनल प्रॉपर्टी, वी शुड नॉट वेस्ट. और जब प्रोविजंस है ऑलरेडी IS कोड में, तो दिस शुड बी एप्लीकेबल. दिस इज वन. सेकेंडली, फ्रीक्वेंसी होता है एक चीज जो मैं अभी हार्डन स्टेट पे जब जाऊंगा
तो frequency we need to understand what is called frequency of sampling. Frequency of sampling. Yeah. Before we go to the acceptance Yeah. criteria or frequency, we need to discuss first specimen. Specimen is nothing but a cube. One specimen means one cube. जब हम 3 क्यूब को इकट्ठा करेंगे तो उसको हम सैंपल बोलेंगे. तो वन सैंपल कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेसिमेन. Okay. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिमेन एंड सैंपल. Sample. एक होता है कि सैंपल वैलिडेशंस. वो क्या होता है? वो थोड़ा हार्ड एंड कॉन्क्रीट पे आएगा. यही पहले ही बता देता हूँ कि 3 जो क्यूब हमने डाला उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब देखेंगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका एक एवरेज आएगा. x1 x2 x3 तीनों का अलग अलग आया. दैट डिवाइडेड बाई 3 वो एवरेज आ गया. तो एवरेज का 15% प्लस और 15% माइनस इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ उसी रेंज पे होना चाहिए. Okay. जैसा हम एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमने कोई एवरेज इसका 40 आया तो हम क्या करेंगे? 40 इंटू 1.15 एक रेंज अपर रेंज हो गया. 40 इंटू 0.85 मतलब 15% प्लस माइनस. Right. वो जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू का अंदर में तीनों क्यूब का स्ट्रेंथ होना चाहिए. Right. If it is less than 0.85 or 40, Then it fails. then it is failed. Yeah. Then sample will be completely discarded as per IS 456. Right. If it is more than 1.15, Then it fails. then it is also failed. So this is called sample validation. That should be there. Now let me come to the sampling. Yeah. तो सैम्पलिंग होता है कि जैसे ही कंक्रीट आता है तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है कि कितना कंक्रीट क्यूबिक मीटर होगा तो उसमें हमको कितना सैंपल्स बनेंगे. Okay. तो वो जो होती है तो हम 28 डेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं. 7 डेज इज नॉट मैंडेटरी. Yeah. 7 डेज का हम लोग रखते हैं. तो वो देखते हैं कि हमारा प्रेडिक्शंस करते हैं कि 28 डेज में स्ट्रेंथ आएंगी कि नहीं आएंगी, कि हम स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशंस कैसे करेंगे, उसको देख के हम कर सकते हैं. बट एज पर IES इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट मैंडेटरी. Yeah. तो 28 डेज का सैंपल की बात कर रहे हैं. तो जब हम 0 to 5 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट करेंगे, चाहे 1 m3, 2 m3, 3 m3, 4 and 5, जी. तो वी नीड टू गो फॉर वन सैंपल. वन सैंपल मीन हाउ मेनी स्पेसिमेन? 3. 3 क्यूब हमको डालना है. बिल्कुल. नेक्स्ट IS कोड बोलता है कि अगर आप 6 क्यूबिक मीटर से लेके 15 क्यूबिक मीटर तक अगर कंक्रीटिंग करेंगे, देन यू हैव टू कास्ट फॉर 28 डेज ओनली 2 सैंपल्स. हाउ मेनी क्यूब्स? 2 into 3, 6 cubes. 6 cubes. 3 into 2, 6 cubes. Yeah. Secondly, 16 m cube to 30 m cube, there are 3 samples, 9 cubes. 9 cubes. And then 31 to 50, 4 samples. That means 12 cubes. And next क्या होगा? Next क्या होगा? क्या और ज़्यादा होगा? और कुछ नहीं होता है. Next, every 50 cubic meter और part thereof, आपको एक सैंपल लेना है. सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा 50 क्यूबिक मीटर में कितना सैंपल हो गया? 4. 4 हो गया. अब हमने किया 75 क्यूबिक मीटर, कितना होगा? 5. अब हमने किया 100, कितना होगा? 5. 5 ही रहेगा. मतलब 50 क्यूबिक मीटर और पार्ट दियर ऑफ एनी वैल्यू, फिर 5 होगा. ऐसा करके अब फिर नेक्स्ट 50 क्यूबिक मीटर में कितना होगा? 1. तो दीज आर द थिंग्स. ऐसा करके करते हैं. लेकिन एक चीज हमको गैर से देखना है इसमें कि जब हमने 5 क्यूबिक मीटर सैंपल किया, अप टू 5 क्यूबिक मीटर वाज 1 सैंपल. Yeah. ठीक है. और जब हमने 50 क्यूबिक मीटर पहुंचा तो 4 सैंपल. एक्चुअली अगर हम रेट को कांस्टेंट पकड़ते तो कितना होना चाहिए? 5 में अगर 1 हुआ तो 10 होना 50 चाहिए. में 10 होना 10 होना चाहिए. चाहिए. तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंक्रीट को प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे हमारा सैंपलिंग रेट घट रहा है. Right. घटते घटते एक जगह में जाके कांस्टेंट हो गया. कहाँ पे? आफ्टर 50 After क्यूबिक 50 मीटर, cubic meter. एवरी 50 क्यूबिक मीटर 1 One 1 sample. 1 1 1. Yeah. उसमें ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. Yeah. So why it is so? This is very important to understand. It is because कि पहले जैसा हम जब कोई फर्स्ट ट्रांजिट मिक्सर को साइट पे भेजेंगे तो वी डोंट हैव एनी डेटा. हमारा पास कोई डेटा नहीं है. खाली इतना डेटा है कि क्लाइंट को मेरे को 150 mm स्लम देना है. तो हम क्या करते हैं कि जो सैंड है उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं. Okay. कितना मॉइस्चर है उसमें, और मॉइस्चर कंटेंट को निकाल के हमारा एक्सपीरियंस होता है कि इसमें 150 mm स्लाम के लिए कितना परसेंटेज डोसेज हमको देना है Absolutely. मिक्सचर. तो मान लीजिए, मैं एग्जांपल का तौर पे बोल रहा हूँ, मान लीजिए वी सिलेक्टेड 0.4 और मैंने 4% मॉइस्चर कैलकुलेशन किया. अब जो ट्रांजिट मिक्सर वहां पे गया, आई डोंट नो वेदर दे विल गेट एग्जैक्टली 150
or within this range 125 to 175 the validated range, or it is exceeding or it is lower, I do not know. अब साइट पे जाके देखा 200 हो गया. This is because of this assumption. तो जब मेरा वेरिएबिलिटी कंक्रीट की बढ़ेगा तो आईएस कोड बोलता है कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए. राइट. तो इसीलिए 5 क्यूबिक मीटर में एक सैंपल, इसका रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप सोचिए कितनी हाई है. जैसे हमने 50 क्यूबिक मीटर, हमने आपको थोड़ा पहले बताया, एक चीज बताया कि उसमें एक मैसेज चला जाता है कि इतना स्लम बढ़ गया तो थोड़ा सा ट्यून करो. तो सेकंड टीएम वो कंट्रोल वे पे आएगा. उसमें भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, थर्ड टीएम पे आएगा. राइट. के कंट्रोल हो रहा है क्वालिटी, सैंपलिंग जो ग्रेन कंक्रीट की जो क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है. होते होते जब हम 50 क्यूबिक मीटर तक पहुंचेंगे तो हमारा अगर 50 क्यूबिक मीटर में कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाई रफली 7 टीएम, 8 टीएम हो जाएगा. मतलब 3-4 टीएम ही हो जाता है. तो 50 तो इज मोर देन सफिशिएंट. तो 50 जब हम पहुंचेंगे तो तब हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल इज मतलब पूरा स्टैटिक हो जाएगा, वो पूरा स्टेबल हो जाएगा. वी नो द राइट फॉर्मूला नाउ. वी नो द राइट फॉर्मूला. राइट. तो वो स्टैटिक हो गया, वो स्टैंडर्डाइज हो गया. तो अब हम आराम से वही करते जाएंगे और कोई भी रिजेक्शंस होते नहीं रहेंगे. नहीं होंगे. तो जैसे ही जो इंटरप्रिटेशन हमने करेक्ट किया, इट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग हैज हैपेंड. हमको उसमें एनालाइज करना है कि आईएस कोड ने ऐसा क्यों किया. हर इंटरप्रिटेशंस का पीछे बहुत सारा रीजंस होते हैं. और आईएस कोड जो बनाते हैं वो सब टॉप लेवल्स ऑफिशियल्स मिलके एक कमेटी बन के बनती है. राइट. ऐसा कोई राइटर ने सिंगल कोई फेमस राइटर ने आईएस कोड नहीं लिखा. हो सकता है बहुत फेमस राइटर हो, वो भी उसमें है. तो इट्स अ वेरी बिग कमिटी ऑफ हाईली सिविल इंजीनियर्ड प्रोफेशनल्स. दे हैव डन सो मेनी डेटास आर देयर. तो कुछ ना कुछ तो रीजंस होती है. तो दीज आर द रीजंस. आपको और थोड़ा सा बेटर वे पे समझा देता हूँ इसको कि जैसा मान लीजिए किसी का डेंगू हुआ, डॉक्टर क्या करता है? डेंगू में जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा उथल पथल होता है तो बोलता है कि 4-4 घंटे में आप चेकिंग करो. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग इज वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज वेरिएशन इज वेरी हाई. एब्सोल्युटली. ठीक है. तो जैसे ही एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएंगे तो बोलते हैं अभी 4 घंटे का जरूरत नहीं है, अब 2 दिन का बाद देख लेना. यही बोलता है ना. तो वहां पर भी सेम सिस्टम है. तो हायर द वेरिएशन लेवल्स, मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी. तो हमारा जब 50 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हुआ उसमें 10 सैंपल होना चाहिए था, लेकिन 4 सैंपल हुआ. वो रीजन सबको मैंने बता दिया. तो दिस इज द वे ऑफ. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि एक तो बता दिया कि जैसे टीएम आया, उसका स्लैम्प ओवर हो गया, नीचे भी तो हो सकता है, नीचे चला गया तो क्या करेगा? तो उसमें भी आईएस कोड में नीचे जाने से हम ट्रांजिट मिक्सर को रोक नहीं सकते. उसको जितना जल्दी हम साइट पे पहुंचाया तो साइट में पहुंच गया, अभी उसको किसी भी तरह से हमको अनलोड करनी है. तो उसके लिए क्या है, वो क्लॉज नंबर 5.5.7 यू कैन गो विद एडमिक्सचर रिड्यूसिंग, वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर. राइट. हाई रेंज वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर को आपको रिड्यूसिंग करना है उसमें. okay. तो रिड्यूसिंग जैसे ही करेंगे तो उसका स्लैम्प फिर से वो गेन हो जाएगा. pour it. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी कंक्रीट कैन बी रिजेक्टेड, क्योंकि कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम इन थंब रूल 4-4.5 घंटा का पहले आते ही नहीं है. तो 4.5 आवर्स तक कंक्रीट रिमेन्स प्लास्टिक. तब तक हम कंक्रीट में कुछ ना कुछ कर सकते हैं. दिस इज द इंटरप्रिटेशन व्हाई दे हैव रिकमेंडेड 5.5.7 की रिडोजिंग क्यों अलाउ किया गया है. दिस इज द रिकमेंडेशन. हाँ, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, सूख गया, मतलब कंक्रीट इज कंप्लीटली ड्राइड, इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी. क्योंकि हमको एक उसके लिए और एक टेस्ट हो सकता है कि हम लेबोरेटरी में ही देख लेंगे कि व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम. अगर वो 5 घंटा बोलता है तो वी आर सेफ फॉर 4.5 आवर्स. हाफ एन आवर से मार्जिन फॉर सेफर साइड. 4.5 घंटे तक आप रिडोजिंग कर सकते हैं. सर, अगर कंक्रीट एक्चुअली फॉल्टी है, लेट्स से 50 क्यूबिक तक हमने 5 सैंपल्स निकाले हैं, दैट इज 15 क्यूब्स. व्हेन डू वी डिसाइड दैट द कंक्रीट हैज फेल्ड इट्स रिक्वायरमेंट? वो 15 के 15 क्यूब फेल होने चाहिए? नहीं, वो हम आएंगे, वो भी बताना सर. वो हार्डन पे आ रहा है, अभी हम प्लास्टिक. अच्छा, ओके, राइट, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक कंक्रीट. यस, हार्डन पे आएंगे. दैट्स फेयर, राइट सर. तो दिस इज हाउ द फ्रीक्वेंसी इज डन एंड दिस इज हाउ द क्लाइंट उनको देखते हैं कि कैसे हम उसको, क्या वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, इट इज clear-cut provision. It is there in IS code, IS 456, clause number 5.5.7. Right. And let me clear more
it is you will not find it in IS 456/2000. You can find these things in amendment number 4. उसमें वो amendment हो चुका है जो कि 2013 मई महीना में बना था. Okay. Amendment number 4 of IS 456/2000 clause number 5.5.7. Please note it down. इस पे आप देखेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. उसमें आप वाटर रिड्यूसर भी कर सकते हैं, उसमें आप VMA भी कर सकते हैं. VMA इज फॉर रिड्यूसिंग स्लम्प, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट और एडमिक्सचर फॉर इंक्रीजिंग द स्लम्प. ये तो आए दिन फील ये प्रॉब्लम आती होगी. दिस वुड बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल. ये डेली का प्रॉब्लम. मतलब कस्टमर तो सीधा बोल देता है पूरा का पूरा टीम रिजेक्ट कर दीजिए, आप कर दो, मटेरियल को वेस्ट हो जाएगा. वेस्ट कर. तो वो क्या होता है कि वो एक तो नेशनल प्रॉपर्टीज वेस्ट हो रही है, क्योंकि हमको अगर वो यूज में नहीं लेना है तो हमको सारा कंक्रीट कहीं पे डंप करना है. Yes. तो हम एक्चुअली ग्रीन इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं. बिल्कुल. तो सबको देखना पड़ेगा. अभी इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ग्रीन इफेक्ट जो है उसको सबको देखना पड़ेगा. तो दैट कंक्रीट हैज टू बी प्लेस्ड इन ए पोजीशन इन ए सेफर वे. सो नो प्रॉब्लम, नो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. अगर होता तो IS कोड देता नहीं. राइट. दिस इज हाउ वी आर मेंटेनिंग. प्लास्टिक स्टेट में ऑल कंक्रीट इज ट्रीटेबल? नहीं, प्लास्टिक में आपको आइदर ओवर स्लम्प होगा और ना तो अंडर स्लम्प होगा. मेजरली बस यही दो इशू होता है. प्लास्टिक में और एक प्रॉपर्टी देखना चाहिए. प्लास्टिक में और भी प्रॉपर्टीज होती है. प्लास्टिक में और भी एक प्रॉपर्टी देखना चाहिए कि यील्ड ऑफ कंक्रीट. व्हाट इज यील्ड? यील्ड ऑफ कंक्रीट मीनिंग होता है कि हम जो कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना एक्चुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है. हमारा जो डिजाइन मिक्स होता है वो 1 m³ की होती है. अगर हम इसको लीटर में कन्वर्शन करें तो 1000 लीटर्स होती है. 1000 लीटर मीन्स 1 m³. 1 cubic meter is 1000 liters of concrete. तो अगर मान लीजिए 985 लीटर बना या 0.985 यील्ड निकला. अब यील्ड कैसे निकलेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हम जो कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहा है वो 1000 लीटर है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो कोटेशन है, जो पेमेंट कंडीशंस होता है वो 1 m³ के ऊपर होती है, कोई डेंसिटी के ऊपर नहीं. तो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बाजार में, डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट चेकिंग हुआ, तोल के लेके आओ, काटा करके लेके आओ, ये सब बोलेंगे. वो कोई ज़रूरत नहीं है. हमको एज पर IS उसका वॉल्यूम देखनी है, क्योंकि जो कोटेशन हुआ वो वॉल्यूम के ऊपर हुआ है. ओके. तो डेंसिटी के ऊपर कोटेशन नहीं हुआ है. बिल्कुल. दिस इज फर्स्ट. तो हम वॉल्यूम कैसे देखेंगे? सिंपल फॉर्मूला, V इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई D. V मतलब वॉल्यूम हो गया, M हो गया मास, और हो गया डेंसिटी. यहाँ पे खाली एक ही चीज है, मास इज कांस्टेंट, D वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. अगर डेंसिटी बढ़ जाएगा वॉल्यूम कम भी हो सकता है. इसलिए ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि डेंसिटी मत देखा कीजिएगा, क्योंकि कभी डेंसिटी बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. तो इट इज बेटर टू सी ऑलवेज बाय वॉल्यूम. कैसे देखेंगे? वो IS कोड पे ऑलरेडी प्रोसीड्यूर दिया हुआ है. एक 15 लीटर्स का सिलेंडर होता है, उसका 5 और 6 लेयर्स में कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया जाता है और उस कंक्रीट की मास लिया जाता है, और उस मास को उस 15 लीटर्स से एग्जैक्ट 15 लीटर्स है कि नहीं वो भी एक कैलिब्रेशंस करके निकालना पड़ता है. वाटर फिलिंग प्रोसेस होती है, उसमें एग्जैक्ट कितना. ये तो ऑन साइड नहीं कर पाते हो? ऑन साइड भी कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं. Okay. कौन सा बड़ा बात है? एक 15 लीटर्स इतने सारा स्लम कौन जाता है, तो एक 15 लीटर्स कैन भी जा सकता है. ये एक मेरा रेगुलर क्वेश्चन रहता है स्पेशली RMC सप्लायर्स को, कि आप जब कंक्रीट ला रहे हैं, आपने मुझे आज सिखाया कि वो प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं उसको, बट मैं उसको बोलता हूँ आप जब भी कंक्रीट ला रहे हैं इट्स इन लिक्विड स्टेट, इट्स मूविंग. और जब आप स्लैब कास्ट कर देते हैं, स्लैब सेट होने के बाद जब आप स्लैब को मेजर करते हैं, क्या वो वॉल्यूम और जो कंक्रीट आपने सप्लाई किया हमेशा मैच होता है? यस. तो वो मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए 15 लीटर्स वो हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया, तो छोटा मोटा पोर पे वो दिखाई नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपने मान लीजिए 1500 क्यूबिक मीटर पोर कर रहा है, 2000 क्यूबिक मीटर पोर कर रहा है, 4000 क्यूबिक मीटर पोरिंग हो रही है, तो उसमें बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी उसमें शॉर्ट वॉल्यूम आएगा, शॉर्ट मेजर आएगा. बिल्कुल आएगा. तो ऊपर भी नहीं करना है और नीचे भी नहीं करना है. तो इज देयर एनी मार्जिन इन द कोड? नो, देयर इज नो मार्जिन. तो व्हाट शुड बी आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू गिव एज मच एज पॉसिबल टू क्लोज टू 1 मीटर. वो पॉसिबल नहीं होती है. 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर आगे पीछे होता है, दैट इज ओके. बट 10 लीटर्स प्लस माइनस भी बहुत बड़ा है. आप देख लीजिए 10 लीटर्स करके पर क्यूबिक मीटर शॉर्ट हो गया, तो 15,000 क्यूबिक मीटर पे आपका आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कई सारा क्यूबिक मीटर. हाउ डज दी होम ओनर इंश्योर दिस सर? मतलब देखिए, एक तो ये विश्वास का काम है पूरी तरह.
Can somebody place an engineer or their site in charge at the factory while the TM is being loaded? वहाँ हर TM लोड होने से पहले चेक हो रही है वॉल्यूम? यस, वो हम लोग हर टीएम पे पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हम शुरुआत का टीएम पे देख लेते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा। जो आप बता रहे थे। हाँ, एक फ्रीक्वेंसी होती है कि हम 4 टीएम, 5 टीएम, 8 टीएम, 7 टीएम में एक checking बना हो जाती लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द पोर। अगर वॉल्यूम ऑफ द पोर ज्यादा है तो वी नीड टू गो फॉर मोर फ्रीक्वेंसी। राइट। छोटा मोटा पोर है 25 एम क्यूब का, तो एक बार देखने से चल जाएगा। लेकिन अगर हम 1500 क्यूबिक मीटर पोर कर रहा है, 2000 क्यूबिक मीटर पोर कर रहा है, तो उस केसेस में तो हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो इट विल मैटर एट द एंड। अगर शॉर्ट वॉल्यूम होगा तो बोलेगा कि भाई हमारा 15 क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा लगा, आई विल डेबिट, क्लाइंट ऐसा बोल देंगे। राइट। अगर ओवर वॉल्यूम हमने दिया तो आरएमसी कंपनी की नुकसान हो गई, उसका पैसा तो मिलेगा नहीं, और क्लाइंट भी बड़ा खुश हो जाएंगे कि हमको लेना नहीं पड़ा उतना। तो इट शुड नॉट बी। और उसमें क्या होता है कि क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। अगर ओवर हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, तो इट विल इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आल्सो। तो यील्ड इज इंपॉर्टेंट इन प्लास्टिक प्रॉपर्टी पे, यील्ड चेक करना इंपॉर्टेंट। एंड स्लाम का बारे में आपको बता ही दिया कि ओवर होगा तो हम ये करेंगे, अंडर होगा तो हम एडमिक्सचर्स को रीडोजिंग करके हम उसको कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिक। Plastic, yes. Now we will talk about hardened concrete, hardened form. अब हार्डन कंक्रीट पे जब हम आते हैं तो वी टेक क्यूब्स एज पर वो जो अपने सैम्पलिंग को बता दिया, क्यूब हमने ले लिया। बिल्कुल। अब वो क्यूब को हम क्योर करते हैं, रिमूव करते हैं नेक्स्ट डे, उसको हम क्योर करते हैं 28 डेज। क्योर करने के बाद उसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग पे। सर सॉरी, कंप्रेशन टेस्टिंग से पहले आप क्यूरिंग की बात कर रहे हो। क्यूरिंग में हम एक पानी के टैंक के अंदर डाल देते हैं उनको। वैट होती है, एक स्टैंडर्ड वैट होती है, उसमें पानी रहते हैं। और हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्यूरिंग का पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्या प्रोविजंस होना चाहिए, बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यूरिंग में साफ पानी होना चाहिए, नीचे थोड़ा सा नेट रहेगा तो थोड़ा बेटर रहेगा, और एक सर्कुलेटरी पंप होना चाहिए। ओके। और उसमें हीटर का अरेंजमेंट होना चाहिए। ओके। तो क्यों हीटर? क्योंकि विंटर पे जब आ जाएंगे हम तो कंक्रीट का पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री हो जाएगा। व्हाट आईएस कोड इज रिकमेंडेड 27 ±2 डिग्री। तो उस रेंज पे टेम्परेचर को रखने के लिए हमको हीटर करना पड़ेगा। अब जहाँ पे हीटर डिप्ट है वहाँ हम हीटर को रखेंगे तो उसका लोकल एरिया ज्यादा गर्म होगा, दूसरा एरिया में नहीं होगा। दैट इज वाई ए सर्कुलेटरी पंप इज आल्सो रिक्वायर्ड, सो दैट इट कैन रोटेट दैट टेम्परेचर, so that total water will have a uniform temperature. That creates a proper curing tank. Yes, that creates a proper curing. तो curing पे एक टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, और क्यूरिंग करने के बाद हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे लेके आते हैं और उसको हम वो करते हैं, टेस्टिंग करके उसका रिजल्ट्स निकालते हैं। राइट। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 50 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हुआ, तो एज पर सैम्पलिंग वी विल गो फॉर 4 सैंपल्स। 4 सैंपल्स मतलब 12 क्यूब्स। तो सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3 एंड सैंपल नंबर 4। तो सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4 का अलग अलग स्ट्रेंथ हमने निकाला, 3 क्यूब का स्ट्रेंथ निकाला, दैट डिवाइडेड बाई 3 इज ए 1 सैंपल स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए पहले का x1 हुआ, दूसरे का x2 हुआ, तीसरे का x3 हुआ और चौथे का x4 हुआ, ऐसे करके समझा रहा हूँ। अब हमको क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, ये 4 सैंपल का हम फिर से एवरेज करेंगे। इट इज ए ग्रुप, उसमें लिखा है एक ग्रुप में 4 सैंपल्स होना चाहिए। कभी कभी 3 सैंपल्स भी होता है जी, 2 सैंपल्स भी होती है, 1 सैंपल्स भी हो सकता है। वो ग्रुप नहीं कहेंगे, वो अलग बोलेंगे। ग्रुप अगर कहेंगे तो एक ग्रुप में 4 सैंपल्स होती है। और ग्रुप कब बनेगा? जब हमारा कंक्रीटिंग 50 क्यूबिक मीटर एंड ऊपर चला जाए तभी ग्रुप होगा। बिल्कुल। तो ये 4 सैंपल का x1, x2, x3, x4 का एवरेज करेंगे। एवरेज करने के बाद जो स्ट्रेंथ है दैट इज टू बी कंसिडर्ड विद 2 बेसिक फॉर्मूला। वन इज FCK plus 0.825 into standard deviations, and the second formula is FCK plus 4. Okay. अब FCK क्या है, ये क्वेश्चन मेरा ही अगला सवाल है। FCK क्या है? तो FCK is nothing but the grade of concrete. Okay. जैसे मान लीजिए आप M30 ग्रेड कर रहा है तो FCK क्या वैल्यू होगा? 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 30 MPa। अगर हम 40 ग्रेड का कंक्रीटिंग कर रहा है तो 40 MPa। राइट। तो FCK is equal to 40 plus 1.65 into standard deviation. What is 1.65? वो थोड़ा बता देता हूँ, और what is standard deviation वो भी बता देता हूँ।
1.65 मतलब 1.65 क्राइटेरिया एक कॉन्फिडेंस लेवल्स बोलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, उसकी 5% फेलियर को हम एक्सेप्ट करेंगे, ओके 95% फेलियर वो गेन होगा, मतलब वो सक्सेस होगा, सक्सेस रेट होगा। राइट तो इसको कैसे आराम से समझे, मान लीजिए आपने 100 सैंपल किया, 100 सैंपल तो बहुत सारा कंप्यूटिंग करना पड़ेगा तभी जाके 100 सैंपल होगा। बिल्कुल 100 सैंपल किया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 100 सैंपल पे हमारा ग्रेड क्या है 30, तो सारा सैंपल का स्ट्रेंथ हमने ले लिया, 100 सैंपल का 100 स्ट्रेंथ आया, तो हमको वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि वो एक एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया, किसी का 40, किसी का 42, किसी का 0 लगा के 40, 41, 42, 50 ऐसा भी आता है, नीचे भी आएगा 38, 37 आएगा। बिल्कुल तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे 40 है। जब 40 में एक्स एक्सिस में मार्किंग कर देंगे कि दिस इज 40, तो उस 40 का नीचे 5 सैंपल ही होना चाहिए। दैट इज वेयर द 95 सैंपल शुड बी अबव 40 40 के साथ 40 को लेके 95 इधर रहेगा, और इधर ये तो 5 हो गया, तो नीचे इधर 4 होगा। उससे कम में 5 की परमिसिबिलिटी है बाकी। हाँ, मतलब उसका नीचे 5 सैंपल होना चाहिए। अगर हम 2 करते तो क्या होता, 2.33 यूके में होती है, 2.33 में वो 40 का नीचे एक सैंपल होगा, 99 उधर होगा। तो दिस इज एक्चुअली द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट, I know what you mean. प्रोबेबिलिटी फैक्टर। राइट तो इसको डिपेंड करता है, इंडिया में 1.65 करते हैं कि 5% फेलियर, 95% सक्सेस रेट। यूके में इसका उल्टा हो जाता है, 99% सक्सेस एंड एंड 1% फेलियर। 1% फेलियर रेट, 2.33 हो जाएगा उस टाइम। राइट तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलिए, स्टैटिस्टिकल फैक्टर बोलिए, ये हो गया स्टैटिस्टिकल रेशियो जो होता है एक्चुअली। इट इज आल्सो टर्म्ड एज ए जी स्कोर। हां आई नो व्हाट जी यू मीन। स्कोर। अच्छा, सेकेंडली स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है अभी इतना सारा सैंपल लिया मैंने, 100 सैंपल लिया, x1 x2 x3 x4 सो ऑन 100, दैट डिवाइडेड बाय 100, एक मीन निकलेगा। उस मीन का अगेंस्ट, मीन की अगेंस्ट में सारे सैंपल्स कितनी नजदीक है, या वो स्टैंडर्ड वो डेविएशन स्टैंडर्ड होता है। डेविएशंस है। लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशंस, हायर लोअर द वेरिएबिलिटी। जैसे और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़, दोनों का एक सीरीज में मान लीजिए एवरेज किया गया है, दोनों का एवरेज सेम आया, मान लीजिए वो आया 78, दोनों का 78 आया। अब वीरेंद्र सहवाग का देखेंगे कि 0 भी है, 200 भी है 200 भी है ना, और राहुल द्रविड़ का देखेंगे 0 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, 50 है, 75 है, 80 है, लेकिन दोनों का एवरेज करेंगे तो एवरेज दोनों का ही 78 आ रहा मिस्टर है। तो कंसिस्टेंट वो है इज मोर कंसिस्टेंट, राहुल इज मोर कंसिस्टेंट देन वीरेंद्र द्रविड़ इज सहवाग, मोर दो कंसिस्टेंट। देयर मीन वैल्यू इज सेम। तो राहुल द्रविड़ की स्टैंडर्ड डेविएशन कम है कंपेयर्ड टू वीरेंद्र सहवाग। यस, यस तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज वन फार्मूला। एंड सेकंड इज एफसीके प्लस 4। एफसीके तो हमने पहले ही बता दिया कि अगर 30 ग्रेड है ग्रेड तो ऑफ कंक्रीट प्लस 4। ये दोनों में जो बड़ा होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 करके, वो जो ग्रुप की जो एवरेज आएगी, ग्रुप में कितने सैंपल है 4 सैंपल की जो एवरेज आएगी, ये दोनों जो फॉर्मूला बताया, पहला फॉर्मूला था एफसीके प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड इज एफसीके प्लस 4। तो ये दोनों में जो बड़ा होगा तो कम से कम वो चारों सैंपल का एवरेज उसका बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे कम हो गया and your concrete will be deemed as failed. Okay. So there is a complete science behind it as to how you... Yes, this is the acceptance criteria. आप साइट पे होता क्या है, साइट पे अब वो भी भूल जाते हैं कि FCK प्लस 0.825 कोई कैलकुलेशन नहीं करते इसको। दूसरा देखते हैं FCK प्लस 4, उनको सारा सैंपल FCK प्लस 4 होना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लिया। अगर मान लीजिए कोई भी सैंपल FCK माइनस प्लस 3 आया, FCK प्लस 2 आया, और किसी का FCK प्लस 8 आया, एवरेज कर दिया तो FCK प्लस 4 आ गया, तो पास हो गया। लेकिन बोलेगा नहीं, ये 2 सैंपल का तो FCK प्लस 2 आया, किसी का FCK आ गया, किसी का वो आ गया, तो दिस शुड बी करेक्टेड। मतलब ये कहाँ पे मिलेगा, ये क्लॉज नंबर 16.1 ऑफ IAS 456 टेबल नंबर 11 पे मिलेगा, और वो भी मैं रेफर करूंगा। अभी टेबल नंबर 11 भी चेंज हो गया है, जो लेटेस्ट टेबल नंबर 11 है दैट इज ऑल्सो फाउंड इन अमेंडमेंट नंबर 4। ओके, IAS 456 का जो अमेंडमेंट 4 है उस पे जो टेबल दिया हुआ है May 2013 टेबल हैज टू बी कंसीडर्ड। बल्कि पुराना जो IAS 456 2000 करके कोड ऑलरेडी है, उसमें जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल
को देखना नहीं है। ओके, तो ये अमेंडमेंट नंबर 4 पे दिया हुआ है। अब तो मैंने बात कर लिया 4 सैंपल की, अब रह गया 3 सैंपल। मैंने वो भी बोला कि जब 3 सैंपल भी होती है, 2 सैंपल भी होती है, जब 0 to 5 क्यूबिक मीटर करेंगे 1 सैंपल भी होती है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? तो 3 सैंपल जब होगा तो उसका क्राइटेरिया अलग है। वहाँ पे FCK+4 तो आना ही आना है। मिनिमम। वहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला हट गया, जो FCK+1.65 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, वो नहीं है। FCK+4 का तीनों सैंपल का जो एवरेज है वो FCK+4 तो होना ही होना है। ओके, और कोई भी इंडिविजुअल सैंपल FCK-2 का नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी जो पहले वाला जो पॉइंट बताया था मैंने 4 सैंपल का, उसमें कोई भी इंडिविजुअल सैंपल FCK-3 से नीचे होना नहीं चाहिए। ओके। मतलब अगर मान लीजिए 30 ग्रेड कर रहा है तो 27 से नीचे नहीं आना FCK+4 चाहिए। हो गया 34, और 27 का नीचे कोई भी सैंपल नहीं नहीं होना होना चाहिए। इसका मतलब है अगर 30 आया तो पास है, पास हो भी सकता है। हमको एवरेज करके FCK+4 निकालना है, और कोई भी इंडिविजुअल सैंपल 27 के नीचे नहीं आना चाहिए। समझ गया आपकी बात। जब 3 सैंपल होगा तब FCK+4 तो होना ही है। कोई भी इंडिविजुअल सैंपल FCK-2 का नीचे नहीं होना चाहिए। तो 38 का नीचे नहीं, राइट, 40 ग्रेड कंक्रीट अगर करेंगे तो 38 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 30 ग्रेड करेंगे तो 28 के नीचे नहीं होना चाहिए, राइट, और 30 ग्रेड करेंगे तो 34 होना चाहिए, बिल्कुल। चारों का एवरेज। तो उसमें एक 30 भी हो सकता है, तो हर सैंपल का ही 34 होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज वन। 2 सैंपल में भी सेम क्राइटेरिया है, FCK+4, FCK-2। जब हम एवरेज करेंगे FCK+4 और इंडिविजुअल देखेंगे FCK-2। जी, और एक सैंपल के लिए नीचे वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो एक ही सैंपल है, तो उसका FCK+4 होना ही होना है। राइट, अगर वो FCK+4 का नीचे आ गया तो कॉन्क्रीट उसको फेल मानेंगे। टू बी डीम्ड एज ए फेल्ड। ओके, आप कॉन्क्रीट फेल हो गया, अब क्या करना है? आगे कॉन्क्रीटिंग करना है या कुछ करना है? तो उसके लिए दैट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स कि हमको क्या करना है। तो एज पर कोड आप NDT पे भी जा सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसमें भी जा सकते हैं। अगर हम क्लॉज नंबर 17.8 देखिए, मैं अभी फेलियर पार्ट पे आ गया, रिकवरी पार्ट पे आ गया, जी, उसमें अगर आ जाते हैं तो उस केसेस में अगर देखें तो 17.8 बोलते हैं कि आप NDT कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू शुड हैव सफिशिएंट साइट डेटा विथ NDT रिजल्ट्स। मतलब NDT होता है, रिबाउंड हैमर होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी होता है, तो ज़्यादातर रिबाउंड हैमर होती है। तो रिबाउंड हैमर का जो डेटा है वो डेटा हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी क्लियरली रिटन। अगर साइट में इस्टेब्लिश्ड है आपका वो डेटा तो आप जा सकते हैं NDT पे। ओके, अगर नहीं है तो स्ट्रेट वे वी नीड टू गो टू द कोर कटिंग। मतलब जो इन सिटू कॉन्क्रीट है वो इन सिटू कॉन्क्रीट का से कोर निकालना पड़ता है, छोटा मतलब कोर निकालना पड़ता है, 100 mm डाया का, 75 mm डाया का कोर निकालना पड़ता है। उस कोर में कुछ उसमें होता है कि उसको रिफर्विश किया जाता है, उसके ऊपर कैपिंग किया जाता है, या कुछ प्रोसेस है, IS 516 पार्ट 4 पे ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है क्या करना चाहिए। तो उसका भी स्ट्रेंथ हमको निकालना पड़ता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ इन सिटू है, वो स्ट्रक्चर में चला गया कॉन्क्रीट, तो उसका जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 0.85 ऑफ FCK है। समझ गया फिर। इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ है वो। अभी कोर का जो स्ट्रेंथ आएगा वो कोर स्ट्रेंथ आ गया। कोर स्ट्रेंथ और क्यूब स्ट्रेंथ में वेरिएशन है, 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है क्यूब में कोर से। तो कोर में जितना मिला तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ के साथ। इक्विवेलेंट मान लीजिए कोर में मिला मेरे को 20, सपोज 20, तो 20 इंटू 1.25 करेंगे, जो भी होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0.85 FCK। ओके, और कोई भी 3 कोर का एवरेज होता है, ये 3 कोर का एवरेज होना चाहिए। और कोई भी वहाँ पर भी है, कोई भी इंडिविजुअल कोर एवरेज की 75% से नीचे नहीं हो। नहीं होना चाहिए। अगर 100 है तो 75 MPa का नीचे, 100 अगर मान लीजिए एवरेज है। जो भी टेस्टिंग लैब्स है हमारी, प्राइवेट हैं या इवन एट IIT या आजकल श्री राम टेस्ट सेंटर लोग बहुत जाते हैं, दे ऑल फॉलो द लेटेस्ट अमेंडमेंट। यस, लेटेस्ट अमेंडमेंट फॉलो करते हैं। और कोर टेस्ट आई वुड सजेस्ट कि वी शुड गो फॉर ए गुड लैब्स, क्योंकि हायर ग्रेड का कोर टेस्टिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका ऊपर जो कैपिंग होती है वो जो अभी हायर ग्रेड की जो कैपिंग हो रही है वो कैपस्टोन करके एक स्टोन आती है, ओके, कैपस्टोन का कैपिंग होती है। और कैपस्टोन इज एक्चुअली इंपोर्टेड होती है, इंडिया में नहीं मिलते, इंपोर्ट करके लेके आना पड़ता है। अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो इंडिया में,
वो इम्पोर्टेड मटेरियल है, और इम्पोर्टेड मटेरियल क्योंकि जो जिसके ऊपर कैपिंग होगी, एंड वाई कैपिंग इज डन टू लेवल द सरफेस, क्योंकि कोर का तो सरफेस इरेगुलर रहेगा, राइट उसको लेवल करने के लिए तो उसका स्ट्रेंथ कम से कम कोर से ज़्यादा ही होना चाहिए। राइट तो मानी M60 M70 अगर करेंगे तो M60 तक कैपस्टोन इज गुड। M60 के ऊपर अगर हम चलते हैं M70 M80 M90 M100, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कैपिंग, कैपिंग मिलती नहीं है। ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस है हमारा अपना प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड पे प्रिज्म RMC में, तो हमने एक बार M80 का कोर्स कराया था, तो उस पे मैंने श्रीराम से ही कराया था, श्रीराम इंस्टीट्यूट, मैं बिकॉज आई ऑल्सो विजिटेड। So in that case, they also told me कि we don't have that capping material for M80 grades. So they suggested us, they are very good, knowledgeable, all the doctorates are there. So they told we will not go for, we have a machine so that we can cut in such a way that it will be having zero angle, plainness will be zero. ओके So we got success, one core, कि M80 का core का क्या strength आती है, just to check it. So we got around 125 MPa वाओ in about 2 months old concrete. 125 25 MPa. So this is all about core test. This is all about hardened. अब हम चाहते हैं कि ये नहवत ना आए, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज देखना उससे है। पहले आप ये बताइए कि अगर किसी ने छत कास्ट की है, उस कास्टिंग के टाइम पर तो वी नॉट गेटिंग एनी इमीडिएट रिजल्ट। हमें यही नहीं पता कि जो कंक्रीट आज डल रहा है उसका टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास 28 डेज बाद आएगा। Exactly. तो Fine. जब तक तो मैं राम भरोसे हूँ कि मेरा क्या होने वाला है घर के स्लैब का या मेरी बिल्डिंग के स्लैब का, दैट इज़ ऑल प्योर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। लेट्स से फॉर अ मोमेंट कि हमारे वो टेस्ट फेल होते हैं। आपने बताया कि एक तो NDT और ये सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं, बट रेमेडी की है कुछ बात में? हाँ, रेमेडी है, बहुत सारा रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि फेल हो गया, कोर में भी फेल होता तो है। हार्ड एंड कंक्रीट की रेमेडी क्या कंक्रीट है? की, स्ट्रक्चरल कंक्रीट में आपने कोर टेस्ट किया, वो फेल हो गया, तो डज इट मीन इट शुड बी डिसमेंटल्ड? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। नेवर नेवर। उसमें भी इंजेक्शन ग्राउटिंग होती है, इपॉक्सी इंजेक्शंस होती है, सीमेंटिशियस ग्राउटिंग वो हो बिल्डिंग को सकती है। उतनी लाइफ दे देते हैं? कलम, अगर कलम के ऊपर फेल हुआ, कलम जैकेटिंग होती है, कार्बन फाइबर रैपिंग होती है, बहुत सारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ एक कंस्ट्रक्शन जो केमिकल्स की जो एक्सपर्टाइज है, वो दोनों मिल के डिसाइड करेंगे। उसमें एक इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी ये उसमें इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ये लोग कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस कंक्रीट, कि कितनी स्ट्रेंथ इसमें है अभी। वो लोग के पास वो डेटा वो करते हैं। हो सकता है कि और भी कोर वो ले वहाँ पे लेके उसके वो भी चेक करे। ये सारे वही सोल्यूशन है जो पुरानी बिल्डिंग्स में भी किए जाते हैं। हाँ, पुराना बिल्डिंग्स में भी किए जाते हैं। यस, ये पुराना ब्रिज है, उसका जो रिहेबिलिटेशन होती है, कैसे होती है, वहीं से कोर निकाल के, वहीं से सैंपल टेस्ट करके तभी किया जाता है। राइट। सिंपल। ऐसा नहीं है कि हम डिसमेंटल कर देंगे। डिसमेंटलिंग की कोई ऑप्शन तब होगा जब मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है, मतलब M40 का स्ट्रेंथ 2 MPa आ रही है, राइट 3 MPa आ रही है, 5 MPa आ रही है, वो कभी होती नहीं है। तो 50% होती है, तो 50% 60% आ जाती है, तो उसके ऊपर हम रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। राइट। बहुत सारा इंजेक्शन प्रोसेस है, सीमेंटिशियस इंजेक्शन ग्राउट्स है, इपॉक्सी ग्राउट्स है, हाईली पॉली यूरेथिन ग्राउट्स है। वो ग्राउटिंग करके उसका जो पोरस स्ट्रक्चर है उसको अगर भर देते हैं, उसके बाद फिर से एक कोर लेके उसका टेस्ट करते हैं, तो वो रिजल्ट आ जाए। सर, आपने RMC डिवीजन में इतने साल काम किया, आपने कंक्रीट टेक में इतने साल काम किया है, कंस्ट्रक्शन में इतने साल काम किया है। अगर आप अपना खुद घर बनाएंगे, क्या आप साइट मिक्सिंग करेंगे कंक्रीट पे कभी? डू यू रिकमेंड इट? एंड इफ यू डू, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जिनको वही करना है, हाँ, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन सबने किया। क्या कर सकते हैं ताकि कंक्रीट अच्छा रहे? आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एज ए इंजीनियर अगर मैं बनाऊँ, अगर मेरा मेट्रो सिटी पे मेरा हाउस है, तो आई हैव टू मेनी ऑप्शंस, बहुत सारा RMCs है। आई ऑल्सो नो कि टू हुम आई शुड गिव ऑर्डर, तो हम तो RMC से ही लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिकॉज एक क्वालिटी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हम उनसे बैठ के बात भी कर सकते हैं कि विच सीमेंट यू आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ फ्लाई एश यू कैन यूज, any other supplementary cementitious material you are going to use or not, which kind of admixture you are using, because as an engineer I will investigate all these things. ये तो मैं करूँगा। अब एक नॉन इंजीनियर है, वो भी ले सकता है RMC से। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ना RMCs है और इंजीनियर्स भी नहीं है,
तो उनका एक इंजीनियर का सहारा लेना पड़ेगा। ओके। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डिज़ाइन मिक्स होना चाहिए उनका, और उसमें खाली सीमेंट पे ना करे। मतलब जो पीपीसी सीमेंट बाजार में मिल रही है, पीएससी मिल रही है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हो गया, उसको चुने। अच्छा ब्रांड, नाम नहीं लूँगा मैं, कोई भी अच्छा ब्रांड, आजकल बहुत सारा ब्रांड्स है, उस ब्रांड को आप चूज़ कीजिए। और एक कंट्रोल्ड वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करके आप एक बल्क डेंसिटी बोल के एक फिगर आती है, तो हमारा पास डिज़ाइन मिक्स जब आएंगे तो वो पर क्यूबिक मीटर में सारा इंग्रेडिएंट केजी में होता है। राइट। तो उस केजी को एक बल्क डेंसिटी से रिलेट करके हम एक फॉर्मा बना लेंगे कि इतना केजी कितना फॉर्मा होना चाहिए। 3 फॉर्मा मतलब इतना है, मतलब एज इफ वी आर गिविंग बाय वेट। राइट, आई नो व्हाट यू मीन। हाँ, तो उसमें अगर हम कर सकते हैं तो, और वाटर को कंट्रोल करके एडमिक्सचर यूज करके। ये तो वही कुकिंग वाला मेथड हो गया ना, कितना मसाला डालते हैं उसको वे करते हैं, फिर उतना ही फॉर्मूला फिट कर देते हैं, तो ऐसे ही मतलब कंक्रीटिंग में भी हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, जैसा मान लीजिए आपका डिजाइन मिक्स में 600 किलो सैंड है 1 क्यूबिक मीटर पे, तो 1 क्यूबिक मीटर तो हम करेंगे नहीं, तो आप जो अभी ले रहा है 40 केजी सैंड लेना है आपका पहला बैच पे। 40 केजी, 600 केजी नहीं, छोटा मिक्स बना रहे हैं, उसको कास्टिंग करेंगे या मिक्सर से घुमाएंगे आप, राइट। उसको डालेंगे। तो 40 केजी सैंड पे, अब 40 केजी सैंड पे हम कैसे करेंगे कि बल्क डेंसिटी का मतलब हुआ 1650, 1600 केजी पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में लूज बल्क डेंसिटी है, तो लूज में तो केजी तो हुआ ना, 1 क्यूबिक मीटर में वो 1600 है, तो 40 केजी के लिए कितना एम क्यूब होना चाहिए, तो लंबा चौड़ा हाइट करके वो बना देंगे फॉर्मा। राइट, फॉर्मा बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये 3 फॉर्मा में वही ये हो फॉर्मा रही है, यूज करके बार बार वही मिक्सर में फॉर्मा डालते यूज करके रहेंगे। वो उसमें भी वेरिएशन होगी, लेकिन इतना नहीं होगा जो अंदाजा में हम डालते हैं। हाँ, वो कैलकुलेटेड एटलीस्ट, हाँ, बहुत वो तो लिमिट पे रहेगा। वेरिएशन नहीं आएगा। जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसमें वो केजी में आती है। मान लीजिए आपका पानी का 170 लीटर्स पानी है, 170 केजी पानी है विथ एडमिक्सचर्स, तो 170 केजी में बट वो 1 इन क्यूब के लिए है। तो आप जो बेबी मिक्सर जो आप चला रहे हो या साइड मिक्सर जो चला रहे हो, उसमें जो भी वॉल्यूम आप बना रहे हो, दैट मान लीजिए आपने उसमें कितना 40 लीटर्स कितना होता है उसमें, इतना ही होता है, 40 लीटर के 40 करीब लीटर होता आता है, तो 0.04 इंटू 160 कर दीजिए, बस। तो उसमें वॉल्यूम उसमें निकल आएगा। आप उसको देख लीजिए कितना डब्बा हो रहा है, अब वो उससे ऊपर देना ही नहीं है। राइट। उसके बाद फिर एडमिक्सचर भी आप उसी हिसाब से छोटा एक सिलेंडर ले लीजिए कि 1 सिलेंडर, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास डेटा है। वो शुरुआत में एक इंजीनियर आएगा आपको दिखा के चल देगा, बस जरूरत फॉर्मूला फिट कर दिया, फॉर्मूला फिट कर दिया, अब आप इतना चालू कर चाहिए, इतना चाहिए, इतना होगा तो दे विल मेंटेन द क्वालिटी, तो अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है वो कहाँ, उसको कहाँ से वे बेचर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज भी वो चल रहा है, दिस इज एज गुड एज, दिस इज नॉट ए नॉमिनल मिक्स, दिस इज एज गुड एज डिजाइन मिक्स, एज गुड एज, एटलीस्ट सम कैलकुलेशन इज देयर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन वेरिएशन विल बी इन द विद इन द लिमिट। राइट। आज आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझाया हमें प्लास्टिक कंक्रीट एंड हार्डन कंक्रीट के बारे में। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ साइट्स, आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, आपने दुनिया भर का आपने काम किया है। इंडिविजुअल हाउसेस के लिए एनी अदर की गिव अवे इन कंक्रीट दैट यू कैन शेयर विद अस, लास्ट कपल ऑफ थिंग्स? एज फार एज कंक्रीट इज कंसर्न, तो मैं जो अभी बताया वो उनको करना चाहिए, बस एक डिजाइन एक्सपेक्ट करके। बट इंडिविजुअल हाउस अगर वो मेट्रो सिटी में है तो उनको आरएमसी से ही लेना चाहिए, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट देते हैं। हर बैचिंग पे एक ही प्रोडक्ट आएगा, एक ही कंक्रीट आएगा, मिक्सिंग इज प्रॉपर, मशीन मिक्सिंग हो रही है, वे बैचिंग हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, हर इंग्रेडिएंट की फ्रीक्वेंट एज पर आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान जो होती है, जैसा हमारा मैक्सिमम प्लांट सी QCI सर्टिफाइड है, हमारा प्रिज्म जंक्शन की मैक्सिमम प्लांट, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो उनका सर्टिफिकेशंस है, तो उनमें कुछ आईटीपी होती है। सर कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं ऐसे जो वो देख सकते हैं बिफोर चूजिंग एन आरएमसी? जनरली QCI सर्टिफिकेशंस, हमारा NABL एक्रेडिटेड लैब लेबोरेटरीज भी है, हमारा कुछ प्लांट कुछ दिन पहले BIS सर्टिफिकेशंस भी है, आज भी है, तो BIS से भी आप ले सकते हैं, QCI से भी आप ले सकते हैं, तो वो सर्टिफाइड प्लांट होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि एक नॉर्म्स हो जाती है कि हमको ये करना ही करना है, वो फ्रीक्वेंट ऑडिट होती है, सर्विलेंस ऑडिट होती है, फाइनल ऑडिट होती है, हमको वो मेंटेन करना पड़ता है। अपनी साइट से कितनी दूरी तक के आरएमसी प्लांट को कंसिडर कर सकते हैं हम? ज़्यादा दूर होगा तो फिर उतना ही टाइम लगेगा ट्रांजिट में और वो सब,
and maybe the pour becomes It delayed. is better to take 20-25 किलोमीटर मैक्सिमम, बट ये जरूरी नहीं है कि उससे ऊपर होगा तो हम नहीं कर सकते. कंक्रीट कैन बी डिजाइन फॉर 5 hours 6 hours स्लम रिटेंशन. Okay. हमारा मोहाली प्लांट जो है उसमें हमने 8 घंटे के लिए डिजाइन किया था. Right. 8 hours अगर ट्रांजिट मिक्सर ट्रेवल करे तो भी वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ बराबर मिला. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा, बट क्या है इन नॉर्मल 20-25 इज गुड. उससे नीचे होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा है. जितना बड़ा होगा डिजाइन भी ऐसा हो सकता सर है. अब तो कंक्रीट के यूजेज भी चेंज होता जा रहा है. यू वोंट बिलीव, आज आर्किटेक्चरल कंक्रीट बोलते हैं, वेयर दे आर यूजिंग कंक्रीट टू डिजाइन फर्नीचर. फर्नीचर बन रहा है कंक्रीट का. कंक्रीट की डिजाइनर वॉल्स बन रही हैं सुंदर सुंदर. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोटिंग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिनिश दैट लुक्स लाइक कंक्रीट. इट इज बीइंग डिजाइन्ड यूजिंग कंक्रीट. यस. और डिज़ाइन का एक बहुत अहम एलिमेंट बनता जा रहा है कंक्रीट, स्पेशली बिल्डिंग्स और फाइनल फिनिशेस जहाँ इंडस्ट्रियल लुक्स बन रही हैं और कमर्शियल स्पेसेस बन रही हैं बड़ी बड़ी. दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंडस्ट्रियल लुक्स. कंक्रीट इज अ बिग पार्ट ऑफ इट. एंड कलर कंक्रीट इज वन. एंड देन बहुत सारा bunch of कंक्रीट है. things. जैसे हम छतों पर हाँ, वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन, वाटर प्रूफिंग और सीधा स्टैम्प कंक्रीट विदाउट डूइंग एनी टाइलिंग वर्क, नथिंग डूइंग, क्योंकि वो एंड टू एंड एक बार में स्लैब कास्ट होती है आपकी. उसकी स्टैम्प कंक्रीट की एक ही बार में स्लैब डाल देते हैं, 20 से 30 mm का उसका लेयर डाल के, कलर डाल के और ऊपर स्टैम्पिंग कर देते हैं. एंड इट लुक्स अमेजिंग. ऐसा लगता है टाइल लगा हुआ है. सो कंक्रीट टेक इज इवॉल्विंग अ लॉट. निर्मलेंदु सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे. आपने कुछ आज मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, दे बीन आस्किंग कि वी शुड डू समथिंग अबाउट talking about a little more detail in technical analysis, and we should talk about a little more about civil engineering. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कैन यू प्लीज़ बी रेगुलर विद अस, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर्स मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, दे वांट अ लिटिल मोर डिटेल. हो सकता है एक एंड यूज़र के लिए वो इतना कारगर ना हो, लेकिन आपके आ जाने से कुछ नई चीज़ें हमें पता चली विच इज़ कम्प्लीटली यूनिक. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. और मैं आपका लिंक्डइन और आपका ईमेल आईडी शेयर करना चाहूँगा सर व्यूअर्स के साथ, so that if they have any questions they can reach out to you. Definitely. It will be done. This was Mr. Nirmalendu Kargupta, and he came today and he spoke about a specialized acceptance criteria for plastic and hardened concrete. If you have any questions, you can write to me at buildmatepodcast@gmail.com, or you can follow me on Instagram at buildmatepodcast and message me there. Videos तो हम post कर ही रहे हैं, audio हम post कर रहे हैं Spotify पर. If you have any questions or queries, you can always comment there in the videos and the reels. Thank you for listening in. Have a great day.